फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं, और सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। सत्येंद्र जी, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। सुनील जी, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र सिंह जी, ब्रेक से पहले आप पूरब और पश्चिम का जिक्र कर रहे थे। मैं चाहूंगा सर उस विश्लेषण को आप कंप्लीट करें, उसके बाद। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम का जो परसेंटेज है, जैसे हम कुछ जिलों को हम मानते भी हैं कि जैसे आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, जी। इस तरह के क्षेत्रों को हम मानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य है, फिर भी वहाँ पे जो उनका जो पूरा आंकड़ा है, जी। परसेंटेज है पॉपुलेशन का, वो करीबन 20% के आसपास का है। हम्म। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए तो जो समीकरण बनता है वो जातीय समीकरण ज्यादा यहाँ पर होता है, जिसमें दलित और उसके बाद फिर आपके पास जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनका ही यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से वर्चस्व है। हम्म। तो यहाँ पे पारंपरिक रूप से इसीलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूत रही है। हम्म। और 2012 का जो विधानसभा चुनाव अगर देखें तो इसमें से उसको 34 सीटें मिली थी, मतलब 54 में से 34 सीटें सपा को मिली थी जब सरकार उसकी बनी थी, जी। और 2017 में 54 में से 33 सीटें भाजपा को मिली थी जब उनकी सरकार बनी थी। हम्म। तो औसत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में बसपा को भी काफी लाभ मिला है। हम्म। और ये भी देखिए कि 12% के आसपास में मुस्लिम ओवरऑल यहाँ पर हैं, और करीबन 24% अनुसूचित जाति यहाँ पर है। हम्म। ब्राह्मण और ठाकुर यानी सवर्णों की अगर हम बात करें तो करीबन 20% होते हैं। हम्म। अब इस 20% में अगर हम बात करें तो इसके अलावा जैसे कुर्मी, पटेल, निषाद, राजभर, जी। बनिए, यादव, ये सब अगर हम बात करते हैं तो निकल के आता है। तो ये जो वोट पे जब यहाँ पे काम करते हैं, जब हम देखते हैं कि सैनी साहब हो गए, हम पटेल साहब की बात करेंगे, हम राजभर साहब की बात करेंगे, तो ये जब यहाँ पे आते हैं तो इनका एक अच्छा खासा वर्चस्व होता है। और ये जो वोटर्स होते हैं ये लॉयल होते हैं, जो भाजपा के साथ हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे, जो आपके राजभर के साथ है वो उनके साथ ही रहेंगे, जो बसपा के साथ है वो उन्हीं के साथ में रहेंगे। तो जल्दी इनकी शिफ्टिंग नहीं होती। हाँ, एक वेव आई थी जरूर, मोदी लहर आई थी, उस टाइम पे काफी हद तक हमने शिफ्टिंग देखी थी और एक मुश्त वोट हमने देखा था। तो ये ओवरऑल जो है आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति का जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। सुनील कौशिक जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर, क्या गठजोड़ के साथ साथ समीकरण भी बदले हैं? जो सुभाषपा 3 सीटें जीती थी उसने सपा के साथ गठबंधन कर लिया है, और निषाद पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था, वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस 0 पर थी। सुनील जी, देखो ये समझना पड़ेगा कि जहां ओम प्रकाश राजभर जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए वो 3 सीटें पा गए। अभी तक वो विधानसभा 2017 से नहीं पहुंचे थे पहले। और मेन मुद्दा जहां तक मुझे याद है, उनका मुद्दा था कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट की मांग की थी, जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी, और जब चिल्ला चिल्ला के 2017 में कहा था कि ओबीसी का सारा आरक्षण यादव समुदाय ने या यादव जाति के लोगों ने ले लिया, हमको नहीं मिला। और सारी नियुक्तियां हुई हो या जहां जहां आरक्षण लागू हुआ हो वहां हमारी जातियों का आरक्षण का फायदा सीधा सीधा यादव। और इसी आधार पर जब अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई तो सामाजिक न्याय समिति का दोबारा पुनर्गठन हुआ। उस रिपोर्ट को लेकर के लागू न करने की भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। मुद्दा तो कुछ और थे कि सीटें न मिल पाना लोकसभा चुनाव में, मंत्रिमंडल में जो स्थिति थी वो उनको नहीं मिल पाई थी, जहां उनके अधिकारी नहीं सुन रहे थे, वो एक अलग बात थी। लेकिन अपने वोटरों को उन्होंने ये संदेश दिया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करनी। उसी आधार पर मुझे लगता है कि उनको जनसमर्थन मिला और पहली बार उनके वर्ग ने उनको नेता माना। लेकिन 2022 के चुनाव में जिस जाति पे आरोप लगाए, जिस पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाए, आरक्षण के आधार पर जो सारी चीजें खा गए लोग, उसी के साथ वो गठबंधन में चले गए। और समाजवादी पार्टी ने न उसको घोषणा पत्र में रखा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे कि नहीं लगाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बार के चुनाव में वो कहीं चुनावी सभा में इस बात का जिक्र नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब उनके वोटर जो समर्थक थे वो ये निर्णय करेंगे, क्या हमें ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। दूसरी बात है तुलनात्मक अध्ययन, थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। 2017 और 2022 का तो जहां भाजपा को 25 सीटों का फायदा हुआ, जहां 4 से 29 पे पहुंच गई थी, वहीं एसपी 35 से 11 पे आ गई। तो 24 का फायदा हुआ, वहीं 24 का समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। ये आप देखिए, जहां कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस 3 सीटें पाई थी और 3 सीटों पे 0 पे आ गई। वो मुझे लगता है कि सारा वोट ओम प्रकाश राजभर जी को सीटें चलेगी उसकी। तो जहां समावेश आप करने का बात करेंगे कि जब बीएसपी 8 थी, 8 से 5 पे आ जाती है,
और जहां अपना दल था, अपना दल 0 से लेकर 1 था, 1 से 11 पे आ जाता है। तो ये कहें कि कांग्रेस की जहां 7 सीटें आई, वहां 11 सीट अपना दल की आती। तो आप वर्चस्व देखिए पूर्वांचल की राजनीति का। यदि पार्टी वाइज बात करेंगे तो कांग्रेस से बड़ा अपना दल निकल के आया, और अपना दल परिवार में जो घमासान 2017 के चुनाव में दिखा, बहुत चला। 2019 में भी दिखा, मंत्रिमंडल में जिस तरीके से आशीष जी को लाया गया, एमएलसी बना के लाया गया, जिस तरीके का जिक्र हुआ, क्या ये घमासान के बाद भी उनके समर्थक या उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी इस चुनाव का निर्णय होगा। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम ब्रेकिंग से जिनको उठा रहे हैं, चलिए आकाश आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं और ताजा अपडेट भी ले रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुनील कौशिक और सत्येंद्र सिंह। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत करते हुए सत्येंद्र जी आपके पास अब मैं आ रहा हूं। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 4 सीटें बसपा और 1 सीट बीजेपी के खाते में 10 सीटों में से गई थी। इस बार आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है आजमगढ़ को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो है आप ये समझ के रखिए कि अभी जो एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया है पूर्वांचल में, खासतौर से जो मैं वहाँ पे जब विजिट किया और लोगों से मिला, तो ये कहीं ना कहीं लगा कि जो आरक्षण की नीतियों पे, जो आरक्षण की नीति केंद्र की ओर चली है, इसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है कि ये हमारा आरक्षण है वो जो कहीं खत्म करना चाहते हैं, या उसमें जो शेयर है वो दूसरे उच्च जातियों को देना चाहते हैं। तो ये एक नैरेटिव बड़ा निकल के आया है। दूसरी बात हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो समाज के जो वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको इन्होंने राशन और सारी चीजें दी हैं, उसको वो कितना तवज्जो देते हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली होने की संभावना है। तो ये तो 10 तारीख के जब चुनाव के नतीजे आएंगे वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी जो स्थिति है वो बहुत बदलती हुई मुझे नहीं दिख रही है। जैसे पिछली बार रहा है, लगभग वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि कुछ सीटों का आगे पीछे हो। दूसरी बात, जैसे राजभर साहब और बाकी लोग एन चुनाव के मौके पे जब उन्होंने अपनी सीटों को, ये पार्टी को बदल दिया, तो उसको जनता कितना देखती है, क्योंकि आज की जनता काफी समझदार हो गई है और इस तरह के जो अवसरवादी होने का आरोप जो लगता है जो लोगों के ऊपर में, उसको वो कितना ध्यान देते हैं कि क्या वो जातीय समीकरणों के हिसाब से कि वो हमारी जाति का है या वर्ग का है, उसको हम वोट देंगे, या केवल चुनावी स्थितियों को देखते हुए दल बदल कर लेते हैं। तो क्योंकि उनकी स्थायित्व नहीं है, उनकी विचारधारा है उनमें, तो उसको वो कितना कंसिडर करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ठीक है सर, आपके पास पे लौटूंगा।